नमस्कार दोस्तों। यूं तो हमारे देश में तमाम क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो कि कुछ क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होकर रह गए। ऐसा ही एक नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, जिनका काम ऐसा था कि पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी। 23 अप्रैल 1930 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौर का ऐतिहासिक दिन है। पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की गढ़वाल रेजिमेंट की बगावत ने सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। ये बगावत हिंदू मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल है। अंग्रेजों ने पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट को यह सोचकर तैनात किया था कि हिंदू सैनिक पेशावर के मुसलमान आंदोलनकारियों पर गोली चलाने में जरा भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दिन देश के पेशावर शहर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, विदेशी कपड़ों और तमाम विदेशी सामानों के विरोध में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पठानों का जुलूस और सभा आयोजित होनी थी। अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियनें तैनात की, जिसकी अगुवाई कर रहे थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आंदोलनकारी पठानों के जुलूस और जोश से तिलमिलाई अंग्रेजी हुकूमत के कैप्टन रिकेट ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर। परंतु गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक तो कुछ और ही सोचकर आए हुए थे। गढ़वाल रेजिमेंट के सेना नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जो कि कैप्टन रिकेट के बगल में ही खड़े थे, अपने सैनिकों से बोले, गढ़वाली सीज फायर। उन्होंने कहा कि हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। गढ़वाल रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और सभी सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीची कर दी। मौके पर तैनात दूसरी प्लाटूनों ने भी ऐसा ही किया और गोलियां नहीं चलाई। आनन फानन में आंदोलन को कुचलने के लिए कैप्टन रिकेट द्वारा गोरों की फौज मौके पर बुला ली गई। उन्होंने पठानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खून की नदियां बहा दी गईं। देखते ही देखते पेशावर की सड़कें बहादुर पठानों के खून से रंग दी गईं। मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा दिया गया। बगावत का मतलब था मौत की सजा। इसके बावजूद गढ़वाल रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने अपने पठान भाइयों पर गोली चलाने की बजाय अंग्रेजी हुकूमत का दमन झेलना स्वीकार किया। बगावत करने वाले सैनिकों के हथियार बैरक में जमा करवा लिए गए। 67 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकुंदी लाल और एक अंग्रेज ने उनके मुकदमे की पैरवी की। 7 सैनिकों को सरकारी गवाह बन जाने के कारण छोड़ दिया गया। 17 ओहदेदारों समेत 60 सैनिकों को लंबी लंबी सजाएं सुनाई गईं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चंद्र सिंह के हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर डेरा इस्माइल खां जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। जेल में भी चंद्र सिंह ने अपना संघर्ष जारी रखा। बगावत करने वाले सैनिकों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिए जाने और उन्हें बी क्लास की जेल उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर 1 जुलाई 1930 से उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल में भूख हड़ताल की, मगर उनकी मांगें नहीं सुनी गईं। फिर कांग्रेस नेताओं की अपील पर उन्होंने 1 अगस्त 1930 को अपने महीने भर लंबे अनशन को समाप्त कर दिया। 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के बाद जेलों में बंद कांग्रेस के नेता रिहा कर दिए गए, लेकिन सेना में बगावत करने के कारण चंद्र सिंह और उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने चंद्र सिंह से कहा कि तुम माफी मांग लो तो तुम्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। इस पर चंद्र सिंह ने जवाब दिया कि आप मुझे बेकसूर समझते हैं तो छोड़ दें, माफी मांगने के लिए तो मैं इस संसार में पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने उनकी रिहाई को लेकर कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। चंद्र सिंह को बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ और अल्मोड़ा समेत कई जेलों में रखा गया। 1935 में नैनी जेल में उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और शहीद भगत सिंह के साथी कॉमरेड यशपाल और शिव वर्मा आदि से हुई। उनके सानिध्य में चंद्र सिंह ने कम्युनिज्म के आदर्शों को ग्रहण किया। 1941 में चंद्र सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन खौफ खाई हुई अंग्रेज सरकार ने उनके गढ़वाल जाने और भाषण देने पर पाबंदी लगा दी। कुछ समय तक चंद्र सिंह अपनी पत्नी भगीरथी और बेटी माधवी के साथ गांधी जी के साथ वर्धा में रहे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की, जिसके कारण उन्हें बनारस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी ने हल्द्वानी अनाथालय की एक कोठरी में बड़ी ही कठिन स्थिति में अपने दिन बिताए। 1945 में चंद्र सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया।
रिहा होने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मजदूर किसानों को संगठित करने के काम में भागीदारी की और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी ले ली। 1946 में चंद्र सिंह के गढ़वाल प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में भुखमरी की शिकार जनता के लिए अनाज, पानी वगैरह को लेकर संघर्ष किया। 1947 में देश से अंग्रेजों के चले जाने के बाद टिहरी रियासत का भारत में विलय करवाने के लिए जारी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। इसमें उनके 2 साथी नागेंद्र सकलानी और मूल सिंह शहीद हो गए। 1948 में चंद्र सिंह ने पौड़ी गढ़वाल से जिला बोर्ड का चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस सरकार को इसकी भनक लगते ही उसने चंद्र सिंह को गिरफ्तार कर बरेली जेल भेज दिया। इस कारण वो अपने 90 वर्षीय पिता की अंतिम क्रिया में भी शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने जेल से सरकार को चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर उन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया तो वे जेल के भीतर ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। फिर 8 अप्रैल 1948 को सरकार का जवाब आया कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी के जोरदार कार्यकर्ता हो, तुम 2/18 गढ़वाल राइफल पेशावर में हुए गदर के सजायाफ्ता हो, तुमने कुमाऊं डिवीजन के NIA वालों को सरकार के खिलाफ भड़काया, तुम्हारी हरकतें अमन और राज्य सत्ता के खिलाफ हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद चंद्र सिंह को रिहा कर दिया गया। सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के प्रतिवाद में चंद्र सिंह ने 10 जून 1948 में चंद्र सिंह गढ़वाली का नम्र निवेदन नाम से एक पर्चा छापकर बांटा, जिसमें उन्होंने कहा कि रॉयल गढ़वाल राइफल को पेशावर का अभियुक्त कहकर उसे गिरफ्तारी का कारण बताना यही बतलाता है कि जिनके विरुद्ध पेशावर का कांड हुआ था वो चमड़ी का रंग बदलकर लखनऊ में अब भी मौजूद है। उनका ये पर्चा अखबारों की सुर्खियां बन गया और इसे लंदन के अखबार डेली वर्कर में भी सुर्खियों के साथ प्रकाशित किया गया। सरकार की फजीयत होने पर प्रधानमंत्री नेहरू के निजी सचिव ने चंद्र सिंह को पत्र भेजकर अफसोस प्रकट किया। पेशावर कांड और उसके विद्रोही सैनिकों को आजाद भारत की सरकार मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार ने उन्हीं सैनिकों को पेंशन का हकदार माना जिन्होंने कम से कम 10 साल फौज में नौकरी की हो। इस तरह चंद्र सिंह समेत पेशावर के केवल 3 सैनिक ही इसके योग्य माने गए। चंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू को ज्ञापन देकर मांग की कि पेशावर कांड को राष्ट्रीय पर्व समझा जाए और सैनिकों को पेंशन दी जाए, जो मर गए हैं उनके परिवार को सहायता दी जाए। सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। नेहरू ने उन्हें बागी करार दिया। अंत में 36 सैनिकों को सरकार ने पेंशन दी, 21 को ग्रेच्युटी और 2 को तो कुछ भी नहीं दिया गया। आजाद भारत के शासकों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले शहीदों के बलिदान को नकार दिया। इतिहासकार रजनी पामदत्त ने अपनी किताब आज के भारत में 20 जनवरी 1932 को गढ़वाली सिपाहियों के सवाल पर फ्रांसीसी पत्रकार चार्ल्स पेत्राश को गांधी जी द्वारा दिए गए जवाब का उल्लेख किया है। इस जवाब में गांधी जी ने कहा था कि वो सिपाही जो गोली चलाने से इनकार करता है असल में अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है। इस प्रकार वो हुक्मदूली का अपराध करता है। मैं अफसरों और सिपाहियों से हुक्मदूली के लिए नहीं कह सकता। जब हाथ में ताकत होगी तब शायद मुझे भी इन्हीं सिपाहियों और अफसरों से काम लेना पड़ेगा। अगर मैं हुक्मदूली सिखाऊंगा तो मुझे भी डर लगेगा कि मेरे साथ में भी कहीं वे ऐसा ही ना कर बैठें। भारत की सरकारें पेशावर विद्रोह के बारे में जनता को बताने से हमेशा बचती रही हैं। एक तरफ देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबिरी करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी तरफ चंद्र सिंह जैसे बहादुर सिपाही जिनको लेकर सरकारें आज भी डरी और सहमी हुई हैं। भारत की सरकार देश के सुरक्षा बलों को अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही जनता के दमन का एक अस्त्र बनाकर रखना चाहती हैं। देश में आज जिस तरह से सुरक्षा बलों के नाम पर राजनीति की जा रही है, ऐसे में चंद्र सिंह गढ़वाली और 1930 का पेशावर विद्रोह और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। भारत की आज़ादी के आंदोलन में उनका त्याग, समर्पण और देश प्रेम की भावना का अद्भुत योगदान है। आज देश को जनता के इस वास्तविक नायक को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने की बहुत ज़रूरत है। ये लेख लिखा है साथी मुनीश कुमार ने। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उत्तराखंड में समाजवादी लोकमंच के संयोजक हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।